सभी का देश दिन पर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। दिल्ली एक्साइज मामले में बड़ा अपडेट अब सामने आया। आज 5 अप्रैल तक जेल में रहेंगे मनीष सिसोदिया। 5 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे मनीष सिसोदिया, जहां राउज एवेन्यू कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा है। दिल्ली एक्साइज मामले में मुख्य आरोपी है मनीष सिसोदिया। तो आज कोर्ट की तरफ से ये सुनवाई हुई और इस सुनवाई में अब जो उनकी न्यायिक हिरासत है उसे 5 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो दिल्ली एक्साइज मामले में मुख्य आरोपी है मनीष सिसोदिया। राउज एवेन्यू कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा है मनीष सिसोदिया को। 5 अप्रैल तक जेल में ही रहेंगे दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम। के साथ संवाददाता पीयूष तिवारी जुड़ गए। पीयूष, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, हम बात करें तो अगर आज भी राउज एवेन्यू कोर्ट में जो मनीष सिसोदिया पे है उनको पेश किया गया और निश्चित रूप से 5 अप्रैल तक अभी भी ये मनीष सिसोदिया न्यायिक हिरासत में रहेंगे, क्योंकि लगातार मनीष सिसोदिया की ओर से यही दलीलें दी जा रही है कि जब भी सीबीआई या कोई भी जांच एजेंसी बुलाती है तो वो न्यायिक प्रक्रिया में हिस्सा लेते हैं, यानी कि कहीं भी जांच से वो भागे नहीं है। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि लगातार जो है वो कितने सवाल ईडी के पास है या सीबीआई के पास है, जो सवाल है वो अभी तक खत्म नहीं होते। निश्चित रूप से पहले भी जब सुनवाई हुई तो इस तरीके की बातें कही गई है। हालांकि ईडी की बात करें या सीबीआई की बात करें, लगातार कहा जा रहा है कि मनीष सिसोदिया से अभी और भी पूछताछ करनी है और कहीं ना कहीं एक पुख्ता आधार राउज एवेन्यू कोर्ट में रखा जा रहा है। यही कारण है कि लगातार मनीष सिसोदिया को कहीं ना कहीं राउज एवेन्यू कोर्ट से राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जब भी वो पेश होते हैं या तो उनकी रिमांड बढ़ा दी जाती है या जो न्यायिक हिरासत है वो बढ़ा दिया जाता है। ऐसे में 5 अप्रैल तक मनीष सिसोदिया न्यायिक हिरासत में रहेंगे। उसके बाद अगर देखना होगा कि राउज एवेन्यू कोर्ट में जब अगली सुनवाई होती है तो क्या कुछ राउज एवेन्यू कोर्ट करता है, क्योंकि जिस तरीके से ईडी की अगर हम बात करें, ईडी कह रही है लगातार कि कई ईमेल जो है उनको डंप किया गया था, उसको iCloud से बरामद ईडी ने किया है। इसके अलावा लगातार ये भी कहा जा रहा है कि जो आरोप मनीष सिसोदिया की ओर से लगाए जा रहे हैं कि 7 दिन में 11 घंटे ही पूछताछ हुई, अलग अलग कैमरों में बैठा जा रहा है, तो ये भी कहा जा रहा है कि सीसीटीवी कैमरे में सारी रिकॉर्डिंग होती है, सारी पूछताछ जो भी होती है उसके प्रूफ है। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि आमने सामने बैठाकर भी कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया से जो और भी जो आरोपी है इस मामले में उनसे पूछताछ कराई जानी है। तो दलील जो है मनीष सिसोदिया की ओर से ये दी जा रही है कि चूंकि आमने सामने अगर किसी को बैठा कर पूछताछ करनी है तो वो घर पे भी पूछताछ हो सकती है, अन्य जगहों पर भी हो सकती है। लगातार ये हवाला दिया जा रहा है कि मनीष सिसोदिया चूंकि दिल्ली के माने जाने एक नेता है, बड़े नेता है और कहीं ना कहीं उनकी छवि भी एक तरीके से धूमिल हो रही है अगर वो न्यायिक हिरासत में रह रहे हैं। तो इसके अलावा उनकी पत्नी के स्वास्थ्य का भी हवाला कहीं ना कहीं दिया जा रहा है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि जिस तरीके से मनीष सिसोदिया मामले में लगातार बैक टू बैक जो सुनवाई है वो राउज एवेन्यू कोर्ट में हुई और कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया को अभी भी राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है, चाहे सीबीआई वाले मामले में बात करें या ईडी वाले मामले में। जिस तरीके से मुश्किलें हैं वो मनीष सिसोदिया की कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए पीयूष। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगली खबर की। दिल्ली में जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आज विवादित पोस्टर्स लगाए गए और विवादित पोस्टर को लेकर अब दिल्ली पुलिस एक्शन में नजर आई। दिल्ली पुलिस ने 100 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की। दिल्ली पुलिस ने 6 लोगों को भी इस मामले में गिरफ्तार किया है। तो ये पोस्टर्स लगाए गए थे। हालांकि इस पोस्टर की अगर बात करें तो पोस्टर में प्रिंटिंग प्रेस का नाम नहीं है और साथ ही ये पोस्टर किसकी तरफ से छपवाए गए इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं दी गई है। जबकि नियम ये कहता है कि अगर कोई भी पोस्टर है तो उसमें वो पोस्टर किसके द्वारा छपवाया जा रहा है उसके बारे में जानकारी देना और प्रिंटिंग प्रेस का भी होना जरूरी है। पर पोस्टर में दोनों ही चीजें गायब। ग्लोबल ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल के सहयोग से मॉलिटिक्स ने ओको द ललित नई दिल्ली में विश्व जल दिवस पर एक चर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें जीटीटी-सीआई के राजदूतों, राजनयिकों और विशिष्ट अतिथियों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया।
महामहिम जेवियर मैनुअल पॉलिनिच वेलाड और पेरू के राजदूत ने इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। वहीं बता दें कि हर साल 22 मार्च को विश्व जल दिवस पानी और स्वच्छता के मुद्दे के बारे में जागरूकता करने के लिए मनाया जाता है। इस साल भी त्वरित परिवर्तन विषय पर लोगों को पानी के उपयोग और प्रबंधन के तरीकों को बदलने के लिए मनाने के लिए एक अभियान शुरू किया गया। अन्य सम्मानित अतिथियों में ताहिना रासमोलिना, अलेक्जेंडर रिबास, भारत में रूसी संघ के दूतावास से व्यापार आयुक्त शामिल थे। वर्ल्ड वाटर डे को मनाने का जो हमारा उद्देश्य था, या पूरी दुनिया जो वर्ल्ड वाटर डे मनाती है, उसका सिर्फ एक उद्देश्य रहता है कि लोगों को जागरूक करना कि एक एक बूंद पानी हमारे लिए ज़रूरी है। उसको साफ रखें, उसको स्वच्छ रखें, ताकि आने वाली जो हमारी पीढ़ी है वो स्वस्थ मन से आगे बढ़े। स्वस्थ वायु के बाद जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो पानी है। लेकिन आज आप देखिए पानी को स्वच्छ रखने की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। छोटी छोटी गलतियां हम और आप सब मिल के करते हैं, जिनको रोका जा सकता है, जिससे कि पानी हमारा स्वच्छ रहे। अगर पानी स्वच्छ रहेगा तो अपने आप हम सब स्वच्छ रहेंगे। सारे बड़े लोगों ने आके क्या संदेश दिया, यहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेटर चेतन शर्मा जी भी आए, उन्होंने भी अपने उसमें कहा कि हम सबको मिलकर पानी को स्वच्छ रखना है। कई बड़े जर्नलिस्ट आए यहाँ पे, उनका भी यही मत था कि हमको जो सबसे ज़रूरी चीज़ है हम सब के लिए वो पानी है। वायु के बाद पानी है, तो हमको उसको स्वच्छ रखना है। मेरा यही संदेश है न्यूज़ वन इंडिया चैनल के माध्यम से और उनके दर्शकों के लिए कि हम सबको मिलके एक एक बूंद पानी को स्वच्छ रखना है, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी स्वस्थ रहे। अभी पूरी दुनिया में ना 3% पानी है जो पीने लायक है, 2% ग्लेशियर में है और 1% हम लोग स्वच्छ वाटर को यूज कर रहे हैं। अगर हम इसको सेव करना चाहेंगे तो सबसे अच्छा सिस्टम है कि हम लोग पानी से, जो बारिश का पानी है, उसको सेव करें और किसी तरीके से इसको सेविंग करेंगे तो सेव वाटर लाइफ उसके साथ बनेगी। ये हमारा कहना है। मुझे लग रहा है कि लोगों को सबसे बड़ी बात, अभी सबसे पहले आप यहाँ पैनल में बैठे थे तो एक हमारे बड़े पत्रकार हैं जिन्होंने बताया कि जैसे जो हम गाड़ी धो रहे हैं, तो अगर हम स्वच्छ वाटर के साथ गाड़ी धो रहे हैं, उससे बचना चाहिए, उसको हमें यूज करना चाहिए कि हम कैसे पानी बचाएं। इस पर पूरा अभियान हमें चलाना चाहिए। तो लोगों को जागरूक करना पड़ेगा और लोग जो 1% पानी पीने का पानी है ना, उसको हमें सेव करना है, जिससे कि हमारी जनरेशन, आगे की आने वाली जनरेशन उसको यूज कर पाएँ और बगैर पानी। बुधवार को देश भर में चैत्र नवरात्रि का पहला दिन और हिंदू नववर्ष मनाया जा रहा है और समाजवादी पार्टी सांसद एसटी हसन की ओर से दिए गए हिंदू नववर्ष पर संसद में छुट्टी के बयान पर बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने कहा कि ये कट्टरपंथी लोग, इस्लाम से आगे ये लोग सोच नहीं पाते। इस मुद्दे पर हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी ने बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक से खास बातचीत की। संसद में हिंदू नववर्ष की छुट्टी पर समाजवादी पार्टी से सांसद एसटी हसन ने एतराज जताया है। उनका कहना है कि सभी धर्मों को मौका मिलना चाहिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी से सांसद सुब्रत पाठक जी हैं। सर, एक बार फिर से सपा सांसद एसटी हसन का बयान आया है कि एक ही धर्म को क्यों, सभी धर्मों को मौका मिलना चाहिए। अगर छुट्टी मिल रही है तो सबको मिले। देखो, ये कट्टरपंथी लोग हैं और इनको इस्लाम से आगे ये सोच ही नहीं पाते, बढ़ ही नहीं पाते उससे आगे। कुल मिलाकर इनको इतना भी समझ में नहीं आता है कि भारत की प्राचीन संस्कृति से ही, हमारे पुराने टाइम से ही ये नवरात्रि का एक विशेष महत्व है। और आज का दिन चूँकि नवरात्रि का प्रथम दिन भी है शायद, और आज जो भारतीय हमारा जो वर्ष है उसकी शुरुआत भी आज से होती है। अधिकतम लोग आज पूजा करते हैं। जो संसद में रहने वाले मैक्सिमम सांसद जो है वो हिंदू संस्कृति को मानने वाले हैं, प्राचीन भारत की संस्कृति को मानने वाले हैं। तो ऐसे सारे लोग आज पूजा करते हैं और जब वो आज पूजा करते हैं तो स्वाभाविक है कि संसद नहीं पहुंच पाएंगे। अब संसद नहीं पहुंचेंगे तो कार्रवाई बाधित होगी। तो इसलिए आज उसको छुट्टी कर दिया गया। अब लोकसभा स्पीकर भी स्वयं उसी से आते हैं, वो भी पूजा करते हैं। तो इसलिए इस पर चर्चा नहीं करना चाहिए। और धर्म का राग अलापने वाले इन लोगों को आपको एक बात और समझना चाहिए कि भारत की धरती के ऊपर अन्य धर्म यहीं पर जन्मे हैं, चाहे सिख हों, चाहे बौद्ध हों, चाहे जैन हों। वो भारत की मिट्टी में जन्मे, भारत की संस्कृति से ही निकले हुए धर्म है। लेकिन ये इस्लाम भारत की संस्कृति का नहीं है, ये बाहर से आया हुआ है और तलवार की नोक पे हिंदुस्तान में आया। और जब हिंदुस्तान में आया उसके बाद में सन 1947 में हिंदुस्तान का विभाजन भी करा लिया धर्म के नाम पर। अब धर्म के नाम पर जब हिंदुस्तान का विभाजन हो गया, पाकिस्तान बन गया, तो अभी धर्म के नाम पर और अधिकार नहीं मांगने चाहिए।
योगी सरकार ने फैसला किया है कि रामनवमी पर अखंड रामायण पाठ कराया जाएगा। इसको लेकर भी उन्होंने सेम प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि सिर्फ अखंड रामायण पाठ की मैं स्वागत करता हूं, होना चाहिए, लेकिन अन्य धर्मों को भी कहीं ना कहीं इस तरीके के मौके या अवसर देने चाहिए। देखो, जब मैंने कहा कि भारत में इस्लाम जो आया वो तलवार की नोक के ऊपर आया, तो बहुत स्वाभाविक है कि यहाँ पर इनके पूर्वज जो हिंदू ही रहे होंगे। तो कुल मिलाकर भारत की मिट्टी में जन्मे हुए जो लोग हैं वो सब हिंदू हैं और उनको जो हिंदू परंपराओं को मानना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि उसी परंपरा के आधार पर उत्तर प्रदेश की सरकार रामचरितमानस का पाठ करा रही है और नवरात्रि का पाठ करा रही है। इन लोगों को भी उसमें जाके शामिल होना चाहिए। एक आखिरी सवाल रहेगा सर, करीब 138 एफआईआर दिल्ली में हुई है, कई लोगों की इस दौरान गिरफ्तारी भी हुई। प्रधानमंत्री को लेकर आपत्तिजनक जो पोस्टर है वो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में लगाए गए हैं। जो भ्रष्टाचार के विरोध में आए और अब तक के सबसे भ्रष्ट निकले, ऐसे ये लोग आपने देखा कि पिछले दिनों से अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। केजरीवाल बौखलाया हुआ है और किस प्रकार से आपने देखा कि प्रधानमंत्री जी के लिए ऊटपटांग बात बोल रहा है, इसके लोग ऊटपटांग बात बोल रहे हैं। तो उसी क्रम में कोई बड़ी बात नहीं होगी कि आम आदमी पार्टी के लोग ही निकले होंगे इस तरीके से पोस्टर चिपकाने में। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक जी। वीडियो जर्नलिस्ट अनीस के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। वहीं राजस्थान पुलिस अकादमी स्थित परेड ग्राउंड में आरपीएस प्रोबेशनर बैच 53 का दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर श्रेष्ठ कैडेटों को अवार्ड भी दिए गए। एक तरफ जहां सीएम अशोक गहलोत ने परेड का निरीक्षण किया, तो वहीं कृष्णराज के नेतृत्व में परेड द्वारा राष्ट्रीय ध्वज का अभिवादन किया गया। अगली खबर महाराष्ट्र से, जहां पूरे राज्य में मनसैनिक मुंबई पहुंच रहे हैं। बता दें कि मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे गुड़ी पड़वा के मौके पर अपनी परंपरा को बरकरार रखते हुए मुंबई के शिवाजी पार्क मैदान में सभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान मनसैनिकों में भारी उत्साह भी देखा जा रहा है। में बिहार की बात करेंगे, जहां बिहार में हो रही आपराधिक घटना पर एलजेपीआर के अध्यक्ष चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए एक बड़ा आरोप लगाया। मोतिहारी पहुंचे चिराग पासवान ने कहा कि नीतीश कुमार ही बिहार में अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं, जिस कारण आपराधिक घटनाएं हो रही हैं। एक ही परिवार के दो भाई कुंदन और रवि महज 15 दिन के भीतर दोनों भाइयों की हत्या कर दी गई। ये न सिर्फ पुनः सुशासन पे सवाल खड़े करता है, बल्कि इन घटनाओं में अपराधियों को जिस तरीके से संरक्षण दिया जाता है, परिवार जिस तरीके से न्याय की गुहार लगाता रहता है, ये दर्शाता है कि हमारे प्रदेश में सुशासन पूरी तरीके से समाप्त है। पूरी तरीके से अपराधियों का शासन यहाँ पर चल रहा है और प्रशासन पूरी तरीके से संरक्षण देता है इन अपराधियों को। तो भी दोषी हो, कड़ी से कड़ी का। वहीं बिहार में 111वां बिहार स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में भागलपुर के ऐतिहासिक स्थल सैंडिस कंपाउंड परिसर में युवा शक्ति बिहार की प्रगति की थीम पर जिला प्रशासन की ओर से 2 दिवसीय बिहार स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया। सबसे पहले तो बिहार दिवस की सभी जिलावासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप लोग देख रहे हैं कि बिहार दिवस का जिला स्तर पर आयोजन जो है वो हम लोगों ने सैंडिस कंपाउंड में कराया है। और इस बार हम लोगों का प्रयास है कि स्कूल के बच्चों को, जो लोकल स्थानीय कलाकार हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले। और उसी करीब में आप लोग देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छा जो है प्रदर्शन, चाहे वो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की बच्चियां हो या जो स्थानीय जो स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले जो लड़के लड़कियां हैं जिनके पास काफ़ी अच्छी हुनर है, तो वो अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। कार्यक्रम आज भी चलेगा और कल भी चलेगा। पुरस्कार वितरण भी हम लोगों ने किया है। सबसे पहले तो बिहार दिवस की सभी जिलावासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं।
मोर के बाद अब सियासी हलके में सारस की भी एंट्री हो चुकी है। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने सारस के बहाने योगी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि वो जिससे मिलते हैं सरकार उसको छीन लेती है। सारस ही क्या है ये कहानी, क्यों अखिलेश इसको लेकर सरकार पर हमलावर है, कैसे पूरे मामले में अखिलेश ने मोर की भी एंट्री कराई है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। गौर से देखिए इस सारस को, ये कोई मामूली सारस नहीं है। ये वही सारस है जो अब राजनीति के आसमान में उड़ान भरने को तैयार है। 2024 चुनाव में जुटे अखिलेश अब सारस के पंखों की उड़ानों के जरिए बीजेपी पर हमलावर है। दरअसल ये सियासत का सारस है जो कुछ दिन पहले मीडिया की सुर्खियों और सोशल मीडिया में छाया हुआ था, लेकिन एक बार फिर ये सारस सुर्खियों में है क्योंकि इस बार सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने सारस को याद किया है। दरअसल लखनऊ से वन विभाग की टीम ने अमेठी के मंडका पहुंचकर सारस को अपनी कस्टडी में ले लिया। इसके बाद टीम ने सारस को रायबरेली के समस्तपुर पक्षी विहार में संरक्षित कर दिया। इस दौरान सारस के सबसे खास दोस्त आरिफ किसी भी हालत में सारस को छोड़ने के लिए राजी नहीं थे। आरिफ की ओर जब कैमरों का एंगल मोड़ा गया तो आरिफ की आंखों में आंसू थे। इसी आंसू पर पॉलिटिकल सीट बोलते हुए अखिलेश ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा, मैं जिससे मिलने जाता हूँ या मिलता हूँ बीजेपी उसे छीन लेती है। लोग कुत्ते बिल्ली पाले हुए हैं। मुझे याद है किसी ने बिल्लियां पाली थी और संख्या बढ़ गई, वो पड़ोसियों के घर चली गई थी और न जाने कितने पालतू कुत्तों ने कितनों को काटा है। सरकार ने क्या किया? अगर सरकार सारस को छीन रही है तो सरकार को उनसे भी मोर छीन लेना चाहिए जो मोर को दाना खिला रहे थे। क्या सरकार की हिम्मत है वहां पहुंच जाने की? किसी अधिकारी की क्या हिम्मत है वहां जाए और मोर को ले आए वहां से? ये केवल इसलिए किया सरकार ने क्योंकि सारस से और सारस को पालने वाले आरिफ से मैं मिलकर के आ गया। अखिलेश यहीं नहीं रुके। अखिलेश ने कहा वो जिससे मिलने जाते हैं सरकार उससे सब कुछ छीन लेती है, चाहे वो आजम खान हो चाहे कानपुर से सपा विधायक इरफान सोलंकी। बीजेपी ने उनको सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। दरअसल पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति की बेटी की शादी में शरीक होने के लिए सपा प्रमुख 5 मार्च को अमेठी पहुंचे थे। अखिलेश शादी में शामिल होने के बाद सारस और सारस के सबसे खास दोस्त आरिफ से मिलने पहुंचे थे और उसके बाद सारस पर राजनीतिक उड़ान भरनी शुरू हो गई। कहा जाता है नेताओं का पशु और पक्षियों से प्रेम कोई पुराना नहीं है। पीएम मोदी का मोर को दाना चुगाते हुए वो वायरल वीडियो तो आप सभी ने देखा होगा। अखिलेश ने पीएम मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वन विभाग की टीम उत्तर प्रदेश के राजकीय पक्षी सारस को तो स्वतंत्र करने के नाम पर उसकी सेवा करने वाले से दूर ले गई। देखना ये है कि राष्ट्रीय पक्षी मोर को दाना खिलाने वालों से स्वतंत्र करने के लिए क्या कार्रवाई की जाती है। मतलब ये सारस के बहाने अखिलेश कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना की राह पर चल पड़े। बहरहाल तमाम विवादों के बीच कई सवाल जन्म ले रहे हैं। आरिफ, इरफान, आजम के बहाने अखिलेश जहां सीएम योगी पर निशाना साध रहे हैं, वहीं सारस के बहाने पीएम मोदी के मोर प्रेम पर चुटकी ले रहे हैं। देखना होगा सियासी हलके में पक्षियों की एंट्री और किस किस को अपनी जद में लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। वहीं दिल्ली के वित्त मंत्री कैलाश गहलोत पहली बार सदन में बजट का प्रस्ताव रखा। केंद्र सरकार से बजट को मंजूरी मिलने के बाद दिल्ली सरकार एक दिन देरी से अपना बजट पेश किया। इस दौरान उन्होंने दिल्ली वासियों के लिए बड़ा ऐलान करते हुए 1600 नई इलेक्ट्रिक बसें, 26 नए फ्लाईओवर, ISBT की 3 तरह के एयरपोर्ट देने की बात की। बता दें कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद ये 9वां बजट है। केंद्र सरकार द्वारा टैक्सेस और ड्यूटीज के सेंट्रल पूल में दिल्ली के वैध हिस्से को आवंटित करने के लिए, अब मैं बात कर रहा हूं अध्यक्ष जी, जो सेंट्रल पूल से दिल्ली को जितना पैसा मिलता है, तो पिछले 8 साल से, लगातार 8 साल से कोई चेंज नहीं। तो ये कहीं ना कहीं सौतेले व्यवहार को दर्शाता है। जहां अन्य राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा इकट्ठे किए गए सभी टैक्सेस का 42% हिस्सा प्राप्त होता है, वहीं टैक्सेस के सेंट्रल पूल से दिल्ली का हिस्सा 1001-2 से और इस वर्ष 2022-23 तक
325 करोड़ रुपए पर स्थिर है। तो जहां स्टेट्स को 42% में से हिस्सा दिया जाता है, वहां पर लगातार इतने सालों से, और जबकि दिल्ली जो है वो कंट्रीब्यूशन कहीं अधिक है। केंद्र सरकार द्वारा टैक्सेस और ड्यूटीज और इसी के साथ फिलहाल देश दिन भर में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।